तो आइए जी 9th क्लास के सभी बच्चे, मैं सभी बच्चों को यानी धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी बच्चे आज फिर हम लोग फिजिक्स की दुनिया में घूमने जा रहे हैं। साइंस चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, एक अलग दुनिया में ले जाता है, वैसे जगह ले जाता है जहाँ पे लोग की सोच थोड़ा भिन्न भिन्न हो जाती है, विषय एक होते हैं, लोगों की संभावना अनेक हो जाती है। तो ऐसी कारणों को जानने के लिए हम विज्ञान की दुनिया में जाते हैं। तो आइए आज फिर विज्ञान की दुनिया में तुम लोग को हम लेके जा रहे हैं, यानी वही फिजिक्स, वही टॉपिक्स जो पिछले दिन हमने क्लास में लिया था। तो आइए सभी विद्यार्थी, हमने आप लोग को कहा था कि आप अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि कहाँ पर कैसे देखना है। अभी तुरंत सभी बच्चों को आप लोग नहीं कहे, कारण कि हम तो आप लोग की गिनती ऐसे चैनल के इसमें से ही देखते हैं, करते हैं कि कौन विद्यार्थी कितना पढ़ रहे हैं 9th क्लास में। तो चलिए, अपनी प्रेजेंटी दिखाना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हम जाने कि 9th क्लास में कितने सारे बच्चे यानी इस टॉपिक से इंटरेस्टेड है। देखिए, कल हमने घनत्व की कहानी बताए थे, डेंसिटी की कहानी बताए, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी की कहानी बता रहे थे, आपेक्षिक घनत्व की कहानी बताए थे। लेकिन आपेक्षिक घनत्व बताने के पहले हमने सभी विद्यार्थियों को जल से थोड़ा सा हमने अवगत कराया था कि जल भी एक द्रव है। दुनिया में बहुत सारा द्रव है, लेकिन सभी द्रवों में जल में कुछ ऐसी गुण है जो कि अन्य द्रवों में पाया नहीं जाता है। बात है ना? तो देखिए, आज तुम लोग को मैंने बताए थे कि किसी पदार्थ का अगर आपेक्षिक घनत्व पूछता है कोई आदमी, तो उसका तुलना करना हमको पानी से, जल से, शुद्ध जल से। कारण कि शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वह हमेशा बदलते नहीं रहता है। याद करना, शुद्ध जल का घनत्व जो है, याद करना कि शुद्ध जल का घनत्व यानी 1000 kg प्रति घन मीटर होता है, और नहीं तो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। याद कीजिएगा, शुद्ध जल, और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1000 kg प्रति घन मीटर होता है, और अगर ग्राम में चलते हैं तो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये फिक्स है, बशर्ते जल शुद्ध रूप में लिया गया हो। अब अगर बताओ कि घनत्व मान लेते हैं कि नहीं दिया जाए, तो घनत्व बराबर बताएं कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन, तो कल हम बताए थे कि घनत्व और आयतन में उल्टा संबंध होता है, नहीं, व्युत्क्रम की संबंध होता है, इन्वर्स होता है। यानी वॉल्यूम को घटाओगे डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे डेंसिटी घटेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक पदार्थ लोहा दिया है और लोहा का अपेक्षिक घनत्व निकाले कर आए, मान लेते हैं कि घनत्व मालूम नहीं, उसकी द्रव्यमान मालूम है, तो लोहा के टुकड़ा हो चाहे सोना चांदी कोई भी चीज रहे, सबसे पहले उसको हम लोग एक आयतन, निश्चित आयतन ले लेंगे, और उतना जितना आयतन हम उस पदार्थ का लेंगे उतना ही आयतन पानी भी लेंगे, और दोनों की आयतन समान लेकर के तब दोनों का द्रव्यमान नापिएगा। बात समझिएगा। अगर घनत्व न दिया हुआ तब द्रव्यमान से भी काम चलेगा, लेकिन कैसे? तब जितना आयतन हम पानी लेंगे उतना ही आयतन पदार्थ भी लेना है, माने दोनों का आयतन सेम कर देना होगा। और दोनों की आयतन अगर सेम है तब देखना कि दोनों के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, और वही अनुपात जो है आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। बात समझ गए? तो देखा जाए
एक हो गया घनत्व और एक हो गया अपेक्षिक घनत्व। याद करेंगे सब निकालने के लिए होगा, कुछ मैथ वगैरह भी बनाएंगे हम लोग चैप्टर में। तो देखिए अब हमने कहा कि घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर था, जो पिछले दिन बताए थे। तब घनत्व का मात्रक तो था इसलिए कि होता द्रव्यमान बटा आयतन, लेकिन अपेक्षिक घनत्व में देखा जाए जो बात लिखा ऊपर वही बात नीचे, जो बात है ऊपर तो वही बात नीचे, माने ऊपर नीचे दोनों सेम राशि है। ऊपर केजी तो नीचे केजी, तो दोनों तो कट ही जाएगा। तब चूंकि अपेक्षिक घनत्व सदृश, सदृश माने एक जैसा, तो सदृश राशियों का अनुपात होता है, इसलिए अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। याद करना, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, लेकिन अपेक्षिक घनत्व का अगर मात्रक पूछे तो बोलते हैं कि उसका कोई मात्रक नहीं होता है। बात दिमाग में रखा हुआ। अब देखा जाए एक घनत्व और अपेक्षिक घनत्व की कहानी रही। आज एक अलग सी कहानी दुनिया में हम ले जा रहे हैं, जिसको कहते हैं उत्प्लावक बल या उत्प्लावन। ये बताने के पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सभी विद्यार्थी को। ऐसा अनुभव आप लोग किए हैं, मैं जैसा कि उम्मीद करता हूं। बताइए सभी लड़के कि आपने कभी कुआं से पानी निकाले हो? अगर कुआं से पानी निकाला होगा या पानी में डुबकी लगाया होगा, तो ये दोनों बात आपने देखा है। बताइए कभी आप लोग पानी में डुबकी लगाए हो जी? तो लगाया है तो अनुभव जरूर किया होगा। जब देखता पानी में डुबकी लगा करके तुम लोग जाते हो नीचे पानी में, और पानी में चुपचाप अगर बैठ जाओ तो तुम पाओगे कि पानी तुमको नीचे से ठेल ले ऊपर ला दिया। ऐसा देखा है कि नहीं? देखता है लकड़ी का टुकड़ा है, और लकड़ी के टुकड़ा को जबरन पानी में डुबा दिया, लेकिन क्या देखा? वो पानी नीचे से ढकेलते ऊपर कर दिया। नहीं, आपने बताइए लकड़ी के टुकड़ा को आपने पानी में बरियरी दबा दिया, दबोच दिया, तो दबोच तो दिया, लेकिन क्या वह लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर में रह गया? नहीं। इसका मतलब है कि आपने बताओ लकड़ी के टुकड़ा को अंदर डुबाया, तो फिर वो अंदर से बाहर कैसे आ गया? नहीं, अंदर से बाहर कोई ढकलेगा तब न जी। कारण कि बताओ कि लकड़ी के टुकड़ा को एक तो तू दबा रहा था, पृथ्वी का गुरुत्व बल भी नीचे लग रहा था, अब पृथ्वी खींच रहे थे उसको नीचे, लेकिन फिर भी लकड़ी का टुकड़ा आ गया ऊपर। इसका मतलब कि लकड़ी के टुकड़ा को पृथ्वी जितना बल से खींच रहा था, जितना उसका भार था, उससे भी ज्यादा बल लगा दिया वह जल के अणु, वह देखिए ऊपर की ओर देखिए उस पर बल लगाया। इसलिए जब कभी तुम लोग बाल्टी को कुआं के अंदर ले जाते हो, बाल्टी में पानी भर लीजिए और भर करके फिर बाल्टी को अंदर जाने दीजिए। जब देखिएगा कि बाल्टी जल के अंदर जा रहा है, अब उसके बाद ऊपर खींचना शुरू कीजिए। जब देखोगे आप लोग ऊपर की तरफ जब बाल्टी को खींचेगा, और जब तक बाल्टी पानी में डूबा हुआ है तब तक देखिए बाल्टी हल्का लगेगा, लेकिन जैसे बाल्टी पानी से ऊपर आ गया वैसे देखिए वह फिर तुमको भारी लगने लगेगा। जैसे सोचिए, मान लेते हैं कि यही एक रस्सी लिया, और रस्सी लेने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बाल्टी आपने ली। नहीं, अब देखिए बाल्टी में पानी आपने भर लिए और यहां से देखिए ऊपर की ओर आप खींचिए। जब ऊपर की ओर खींचिएगा तो जब तक ये बाल्टी पानी के अंदर में डूबा हुआ है तब तक देखिए बाल्टी हल्का तुमको मालूम पड़ेगा, लेकिन जैसे ये बाल्टी देखिए यहाँ से बताओ यहाँ पर ऊपर जाने लगा तो यहाँ से फिर ज्यादा भारी लगेगा। ऐसा अनुभव किया कि नहीं?
और नहीं अनुभव किया है तो चलिए आज ही अनुभव कर लीजिए। चूंकि सब जगह तो पानी है, वर्षा हुई है, आपने एक धागा उठाइए, एक पत्थर का टुकड़ा उठाओ और धागा में पत्थर का टुकड़ा को बांध दीजिए। बांध करके देखिए, धागा से हाथ को पकड़ लीजिए और पत्थर के टुकड़ा को पानी में डूबने दीजिए। जब पत्थर का टुकड़ा पानी में डूब गया उसके बाद खींचिए तो देखिए आपको हल्का मालूम पड़ेगा, लेकिन जैसे पानी से ऊपर निकाल दिया वैसे फिर भारी लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, कारण क्या हुई, तो वही समझना है उत्प्लावक बल। समझिए कि उत्प्लावक जो बल है ये ऐसे जनरली दोनों के लिए आता है, द्रव और गैस दोनों के लिए आता है, लेकिन जनरली जो आपकी किताब है वह द्रव को लेकर चलता है, याद करना। लेकिन आप सभी विद्यार्थी से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीज दोनों में होता है, द्रव में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। मतलब जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव या गैस में अगर तुम डुबा दिया, चाहे आधा डुबाया या पूरा डुबा दिया, तो जब अगर पानी में डुबा दिया तो निश्चित है कि इसका जितना आयतन होगा उतना दूर के पानी को हटा देगा। अब पानी यहां से हट गई तब उसके बाद क्या होती है कि ये पानी जो देख रहा है, द्रव देख रहे हो, ये द्रव के अणु, ये देखिए इस ठोस पदार्थ पर नीचे से ऊपर की ओर गुरुत्व बल लग रहा था, नीचे पृथ्वी खींच रही थी नीचे, लेकिन ये द्रव जो है ये नीचे से ऊपर की ओर यानी ढकेल रहा है। समझना कारण, यहाँ द्रव या गैस जिसमें ठोस को डुबा रहे हो, तो ठोस को डुबा रहे हो तो जब भी ठोस किसी द्रव या गैस में डूबेगा तो वो अपने आयतन के बराबर द्रव या गैस को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो जो द्रव या गैस हट गया, अब वही विस्थापित द्रव इस ठोस पर ऊपर की ओर एक बल लगाना शुरू कर दिया, ऊपर की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। कौन? द्रव गैस के अणु। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए एक कलम है, अभी कलम को बताइए हम कहाँ डुबा दिए, गैस में डुबा दिया, हवा में डूब गया। तो चूंकि हवा को तुम देख नहीं रहे हो इसलिए कहा कि सर कहाँ डूबा हुआ है जी, लेकिन जान तो रहे हो ना जी कि हमारे शरीर के चारों तरफ हवा है। माने कलम है तो कलम की चारों तरफ भी हवा है, एक मतलब है कि कलम हवा में डूबा हुआ है। तो समझिए कि हवाई कलम के नीचे में जो हवा है, एक कलम को नीचे से ऊपर की ओर पृथ्वी का गुरुत्व बल लग रहा है, नीचे की ओर पृथ्वी चाह रही नीचे खींचना, लेकिन ये हवा के अणु देखिए ऊपर को ढकेलना चाह रहा है। तो द्रव या गैस के अणु के द्वारा एक वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको ऊपरी मुखी कहते हैं बल। ऊपरी मुखी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाली ऊपरी मुखी जो बल होती है उसी ऊपरी मुखी बल को उत्प्लावक बल कहते हैं, या इसी को कभी कभी उत्प्लावन भी कहते हैं। बात समझ रहा होगा? तो अब दिमाग में धीरे धीरे आ रहा होगा कि यही लगता है कारण है कि बाल्टी को हम पानी में जब डुबा दिया तो जब तक ये बाल्टी पानी में डूबा हुआ है तब तक पानी जो है ये बाल्टी पर ऊपर की ओर एक बल लगा रहा है, एक उत्प्लावन बल लगा रहा है। तो एक तो बताओ तुम खींच रहे हो और नीचे से ढकेल भी रहा है कि हल्का लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे सोचिए ना, आप लोग मान लेते हैं साइकिल चलाते जा रहे हैं, आज जिस दिशा में साइकिल चलाते जा रहे हो और उसी दिशा में कोई पीछे से धक्का मार दिया तो बताओ तुमको साइकिल चलाने में हल्का लगेगा कि नहीं लगेगा? है जब पीछे से जिस दिशा में तुम जा रहे हो और उसी दिशा में अगर धक्का मार दिया, एक मतलब है कि देखता है साइकिल की स्पीड तो बढ़ ही गया, आपको देखता है साइकिल चलाने में भी कम बल लगाना पड़ रहा है। जैसे कि मार्केट में देखता है ठेला वाला को, जब ठेला पर देखता है ढेर सारा सामान लोड कर देता है और जब वो चलाना की कोशिश करता है तो नहीं चला पाता है, लेकिन वही एक पीछे से दूसरा व्यक्ति जब धक्का देता है तो देखिए फिर ठेला को चला के आगे बढ़ा लेता है। ऐसा देखिए कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार से सोचिए, इस बाल्टी पर एक बल तो तुम लगा रहे हो ऊपर की ओर और नीचे से द्रव
ये भी ऊपर की ओर ही बल लगा रहा है। तो बताओ इस बाल्टी पर के बल लगा रहा? एक बल तुम लगा रहे हो, एक बल बताओ जल लगाया, तो ये बाल्टी पर 2 बल लग रहा है कि नहीं? इसलिए जब तक बाल्टी पानी में डूबा हुआ है तब तक तुमको हल्का लगा, और जैसे ही यहाँ पानी से निकल के हवा में आया तो समझना कि पानी की अपेक्षा जो हवा है इसका उत्प्लावन बल कम होता है। द्रव की अपेक्षा गैस का उत्प्लावन बल कम है। अगर मानते हैं ये पानी ये 10 न्यूटन बल से ढकेल रहा था, तो ये पानी के ऊपर हवा है, ये हवा अब 10 न्यूटन से नहीं उसको ढकलेगा, बल्कि 10 न्यूटन से कम बल से ढकलेगा। मैंने हवा भी ढकलेगा, लेकिन ये नहीं समझना कि जितना जल जितना बल लगा रहा था उतना बल हवा भी लगाएगा। ऐसी बात नहीं है। मैंने लगाया दोनों, लेकिन जल ज्यादा लगाया और हवा कम लगाया, इसलिए यहाँ पर जल में ये हल्का लगा और हवा में जाके भारी लगने लगा। बात समझ हो? यही देखिए है माने उत्प्लावक बल या उत्प्लावन और द्रव या गैस में जो इस तरह की जो गुण है, उस गुण या प्रवृत्ति या टेंडेंसी है, उसी का नाम उत्प्लावकता होता है। बात समझिए? तो उत्प्लावकता एक गुण है, एक प्रवृत्ति है, लेकिन उत्प्लावन एक बल है। उत्प्लावन बल है, इसलिए उत्प्लावन बल का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। क्योंकि पहले बताए हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो उत्प्लावन का भी यूनिट न्यूटन होगा। अब समझिए कि इस वस्तु पर जो इस द्रव के द्वारा जो उत्प्लावन बल लगा ऊपर की तरफ, ये उत्प्लावन बल मुख्य रूप से निर्भर करता है 2 बात पर। याद करेंगे सभी लड़के, मुख्य रूप से निर्भर करता है 2 बात पर, और वो दोनों बात में देखा है। पहली बात क्या लिखी है? द्रव में डूबी वस्तु का आयतन पर निर्भर करता है। मतलब समझिए कि बताओ कि जैसे कि अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, उस लोहा का सुई है, तो लोहा का सुई और लोहा का जहाज, बताओ क्या दोनों का आयतन सेम है? ये वो सुई है, तो सुई को पानी में डालोगे और सुई जितना जगह छेकेगा, जहाज को पानी में डालो, क्या वो भी उतना ही जगह छेकेगा? नहीं। तो बताओ कौन ज्यादा जगह छेकेगा? जहाज। क्लियर है? तो जहाज अगर ज्यादा जगह छेकता है तो याद करना सब लड़का लड़की कि जिस वस्तु का आयतन ज्यादा होता है, उस वस्तु को अगर द्रव में डुबाते हो तो उस पर उत्प्लावन बल भी ज्यादा लगेगा। माने सुई भी लोहा का है, जहाज भी लोहा का है, लेकिन सुई का आयतन कम है, जहाज का आयतन ज्यादा है। और जिसका आयतन ज्यादा है उस पर उत्प्लावन बल भी ज्यादा लगेगा। कारण कि आयतन ज्यादा होने का मतलब है कि वो ज्यादा जल को हटाएगा। जिसका आयतन ज्यादा, आयतन माने जगह छेकने की क्षमता, तो सोचो कि जिसकी आयतन ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब तो द्रव को ज्यादा हटाएगा, और द्रव को ज्यादा हटाएगा तो जो द्रव हटेगा वही ना बल लगाएगा। अब सुई है और सुई को पानी में डाला तो तब थोड़ा सा पानी को हटाया, जहाज को डाला, नाव को डाल रहा पानी में, वो ज्यादा जल को हटा दिया, तो ज्यादा जल हटा दिया तो उस पर ज्यादा उत्प्लावन बल भी लगेगा। याद करना सभी लड़के, ये उत्प्लावन बल निर्भर करता है, वह है आपका मतलब वस्तु की आयतन पर। किस पर? आयतन पर। तो इस तरह की क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि लोहा का सुई पानी में डूब जाता है लेकिन लोहा का जहाज पानी में नहीं डूबता है, ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का जवाब देना उसके आयतन से है। जैसा कि हमने यहाँ पर बताए हैं कि अगर वस्तु का आयतन अधिक होगा तो उत्प्लावन बल भी अधिक होगा, और उत्प्लावन बल अधिक होगा तो पानी में डूबेगा नहीं हो, नीचे से उत्प्लावन बल ज्यादा लग गया, मैंने उसको ऊपर ही मैंने प्लवन करने के लिए मजबूर कर देगा। तो पहली बात है द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है, और दूसरी बात निर्भर करता है वह है देखिए द्रव का घनत्व। क्योंकि दुनिया में जितना भी द्रव है सबका घनत्व सेम नहीं है। कारण कि अगर घनत्व सेम होता
सब सेम भारी होता है। लेकिन आपने किरोसिन तेल को देखा है कि किरोसिन तेल को पानी में डालते हो, किसको? किरोसिन तेल को। किरोसिन तेल को पानी में अगर डालते हो तो देखता है किरोसिन तेल पानी की सतह पर तैरने लगा। सोचो, किरोसिन तेल भी है द्रव और जल भी है द्रव। अगर दोनों का घनत्व सेम रहता तो दोनों मिल जाता, लेकिन आपने देखा क्या कि किरोसिन तेल पानी की सतह पर तैर रहा है। एक मतलब है कि पानी का घनत्व ज्यादा है और किरोसिन तेल का घनत्व कम है। जिसका घनत्व कम है यानी वो हल्का है, जिसका घनत्व ज्यादा है यानी कि वो भारी है। समझ बात को? तो इस तरह से याद करना कि द्रव का घनत्व, जिस द्रव की घनत्व अधिक होगा उसका उत्प्लावन बल भी अधिक होगा, और जिस द्रव का घनत्व कम होगा उत्प्लावन भी कम होगा। जैसे किरोसिन तेल का घनत्व कम है तो समझो उत्प्लावन बल भी कम लगाएगा। किरोसिन तेल की अपेक्षा जल का घनत्व ज्यादा है तो जल का घनत्व ज्यादा है माने जल का उत्प्लावक बल ज्यादा होगा। इसलिए याद करना सब विद्यार्थी को कि द्रव का उत्प्लावन बल या गैस के उत्प्लावन बल या उत्प्लावक बल या उत्प्लावकता इस सब का सेम नहीं होता है। कारण के अगले ही दिन बता दिए हैं कि घनत्व जो होता है किसी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जो कभी बदलता नहीं है, बशर्ते वो शुद्ध अवस्था में रहता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कभी कभी क्वेश्चन देता है तुम लोग से कि नदी की जल की अपेक्षा समुद्र की जल में तैरना आसान होता है। माने समुद्र में तुम डूबोगे नहीं, याद करना, समुद्र की पानी में जैसे कूदोगे वह पानी तुमको अंदर नहीं जाने देगा, वह ऊपर की ओर ज्यादा फेंक देगा। कारण क्या है कि समुद्र की जो जल होता है उसका घनत्व ज्यादा है। किसका? समुद्री जल का। तो समुद्री जल का घनत्व ज्यादा है और नदी के जल का घनत्व कम है। जिसका घनत्व ज्यादा है उसका उत्प्लावकता भी ज्यादा है, जिसका घनत्व कम है उसका उत्प्लावकता भी कम है। तो समुद्र की जल की उत्प्लावकता ज्यादा होगा, नदी जल की उत्प्लावकता कम होगा। मतलब नीचे से ज्यादा ऊपर की ओर वह समुद्र की जल ठेलेगा। जब तुम नीचे डूबना चाह रहे हो और पानी नीचे से ऊपर ढकेलना चाह रहा है तो बताइए क्या डूब पाओगे? इसलिए कहते हैं कि नदी की जल में कोई डूब सकता है, ज्यादा चांसेस है, लेकिन समुद्र की जल में उतना चांस नहीं बनता डूबने का। भले समुद्र के पानी में बड़ी बड़ी हल्फा डूबते हैं, उस तरंग में तुम दबोच जाते हो, तुम उसके अंदर चले जाते हो। लेकिन ऐसे नदी की जल में ना हो, अगर 50 आदमी को ढोके ले जाता है तो समुद्र की जल में निश्चित है कि 50 आदमी से ज्यादा लोड सहेगा वो। इसलिए यहाँ पर बताएं कि समुद्री जल का घनत्व जो होता है वह नदी जल के घनत्व से अधिक होता है। इसी कारण से समुद्री जल का उत्प्लावक बल अधिक होता है या समुद्री जल में तैरना आसान होता है। अब एक उत्प्लावकता की बात रही, उत्प्लावन बल की बात रही, तो इस गुण का खोज करने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था आर्किमिडीज। ये आर्किमिडीज यूनान के रहने वाला था और यही आर्किमिडीज के दिमाग में सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल समझा रहे थे ये बात इनके दिमाग में आया और सारे चीज का अध्ययन करने के बाद इन्होंने जाकर के एक नियम लिख दिया और जो नियम लिखा उसी नियम का नाम आर्किमिडीज का सिद्धांत रखा गया। तो आर्किमिडीज की सिद्धांत की कहानी हम अगले क्लास में तुम लोग को लेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हैं।